हाँ बस अभी शुरू करते हैं बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन प्लस वेरिएशन दोनों चीजें कोरिलेट करके बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, उसके बाद हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनसीईआरटी में हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी करेंगे और उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक दो लाइन बोलना चाहूंगी। बच्चे कह रहे थे मैम मोटिवेशन वाला कुछ बोल दो, तो ढूंढ ढूंढ के निकाला मैंने 1.5 घंटे में, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए 2 लाइन मैं बताऊंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलना नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलना नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है। इसी के साथ ऑन अ गुड नोट शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो बेटा आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो बेटा रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ और बायोलॉजिकल प्रोसेस where organism give rise to the young ones similar to itself। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एक लाइव प्रोसेस नहीं है। अगर हमने लाइव प्रोसेस देखा है बेटा, तो लाइव प्रोसेस में हमने डाइजेशन देखा, हमने एब्जॉर्ब अलग अलग बेटा न्यूट्रिशन, डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन ओनली, ट्रांसपोर्टेशन देखा, उसके बाद हमने एक्सक्रीशन देखा, रेस्पिरेशन देखा। लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। फिर भी हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। वाई ऐसा क्यों है बेटा? इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस बट स्टिल एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वाई ऐसा क्यों होता है? इज इट एसेंशियल फॉर अ लिविंग? इज इट एसेंशियल फॉर अ लिविंग? बेटा रिप्रोडक्शन यस फॉर द सर्वाइवल, यस वेरी गुड। देखो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, याद रखना, ये क्वेश्चन आता भी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी और इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये बेटा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के कंटिन्यूटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एडवांटेजेस की, तो देखिए रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। और नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन से एवोल्यूशन भी होता है, रिप्रोडक्शन से नए नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन भी होता है। सो ये है हमारे कुछ एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेटा थोड़ा पढ़ लो, इंस्टीड आप मैम के बीच में यहां वहां घूम के अपना टाइम पास करोगे, थोड़ा सा स्टडी कर लो, टाइम बिल्कुल कम है। जहां से भी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो वहां से नॉलेज ग्रैब करो, है ना। ओके तो देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। और अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या बेटा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, यस और नो? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो, यस और नो। अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों? सो बेटा द करेक्ट आंसर इज नो, है ना। ऑर्गेनिजम्स डज नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इंस्टीड ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स creates
सिमिलर ऑर्गेनिज्म, बेटा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता, लेकिन हाँ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जरूर बनते हैं। और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है बेटा, ये होता है डीएनए कॉपिंग में। इट द मेन पॉइंट लाइज इन डीएनए कॉपिंग, है ना, डीएनए कॉपिंग जो कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी रिप्रोडक्शन में। तो डीएनए कॉपिंग इज अ केमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल प्रोसेस, याद रखिएगा। और दुनिया में कोई भी केमिकल प्रोसेस डिक्टो सेम हर टाइम कभी नहीं होता, ठीक है। दुनिया में कोई भी केमिकल प्रोसेस बेटा हर टाइम डिक्टो सेम कभी नहीं होता। तो ऑर्गेनिजम्स कभी अपनी तरह, ऑर्गेनिजम्स कभी भी अपनी तरह एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते, ऑर्गेनिजम्स सिमिलर कॉपीज बनाते हैं। और अगर आप देखोगे तो डीएनए कॉपिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस कभी भी सेम नहीं होता। अब बात करें दो टाइप के रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल की, सेक्सुअल की। अब यहां पे देखिए असेक्सुअल में क्या है बेटा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहां पे क्या होंगे बेटा, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करें, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। यहां पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। गैमेट का मतलब है इन मेल क्या हो जाएगा बेटा, इन मेल इट इज द स्पर्म सेल, इन फीमेल इट इज द ओवम और द एग सेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फर्टिलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। जब गैमेट्स बनेंगे ही नहीं तो किस चीज की फ्यूजन होगी, तो कोई भी बेटा फ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, ठीक है। नो जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। मियोसिस, अच्छा मियोसिस क्या है, व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस क्या है, व्हाट इज मियोसिस। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मियोसिस क्या होता है, क्या होता है मियोसिस, फटाफट से बताओ। सेल डिवीजन होता है, किस टाइप की सेल डिवीजन होती है, किस टाइप की सेल डिवीजन होती है। ओके देखो बेटा दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, वन इज माइटोसिस, अनदर वन इज द मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। मियोसिस के वजह से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। मियोसिस के वजह से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, तभी हर इंसान में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हर इंसान में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, 43 नहीं 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है ना। तो देखो मियोसिस में हमेशा स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम मतलब आधा हो जाएगा, ओवम में आधा हो जाएगा, और जब इनकी फ्यूजन होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, ऑल टुगेदर बेटा एक ह्यूमन में 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना। तो मियोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अगर आप देखोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे मोटे यूनिसेल्यूलर या जो हमारे बेटा सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एंड हायर एनिमल्स में होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर लगता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स टाइम। अगर आप देखोगे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट होगी, है ना, फिर क्या होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ बेटा हार्मोन्स बनेंगे, बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो सेवरल मंथ क्या सेवरल ईयर्स भी हो सकता है। तो यस डेफिनेटली सेवरल मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। इट सपोर्ट द एवोल्यूशन बट नॉट एज दैट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एवोल्यूशन का होना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। एवोल्यूशन क्या है, नए नए स्पीसीज की फॉर्मेशन होना, नए नए स्पीसीज का बनना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है भाई, अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन, बर्ड्स, रेप्टाइल जैसे जितने भी
जितने भी हमारे हायर एनिमल्स है, इन सब में क्या होता है, इन सब में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले बाइनरी फिशन के बारे में दिया गया है, मल्टीपल फिशन के बारे में दिया गया है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्युलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इनके बारे में दिया गया है। तो कुल मिलाकर कितने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए गए हैं? कुल मिलाकर अगर आप देखोगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं फिशन पे। फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब स्प्लिट हो जाना, ठीक है। फिशन का मतलब क्या है बेटा? फिशन का मतलब स्प्लिट हो जाना। अब ये कितने नंबर पे स्प्लिट होंगे, ठीक है, ये कितने नंबर पे स्प्लिट होंगे वो डिपेंड करेगा। जैसे कि देखोगे फिशन इज दी डिविजन और स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर सेल्स, ठीक है, 2 और मोर सेल्स, और हर सेल को हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। अगर बेटा 2 सेल में डिवाइड हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन, ठीक है। अगर 2 सेल में डिवाइड हो गया तो इसको कहेंगे बाइनरी फिशन। अगर बेटा मैनी सेल में डिवाइड हो गया तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल फिशन, ठीक है। मैनी सेल में हो गया तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। तो फिशन का मतलब सिंपली डिवीजन हो गया, सिंपली स्प्लिटिंग हो गया, 2 में हो गया तो इसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन, ज्यादा हो गया तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। अब देखो अमीबा के जो बाइनरी फिशन होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया गया है और आपने देखा होगा बेटा कि इस वाले पोर्शन से ये जो अमीबा भाई साहब है ना, ये जो अमीबा भाई साहब है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अमीबा का डायग्राम दे देते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि भाई बता दो क्या हो रहा है इसके साथ, तो आपको लिखना होता है कि बाइनरी फिशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यस डेफिनेटली अमीबा में जो फिशन होता है इट इज बाइनरी फिशन, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बनता है, एक सेल स्प्लिट होता है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहां पे देखो फटाफट से डायग्राम को देख लेते हैं। ये क्या है? ये है पेरेंट सेल, अमीबा भाई साहब है जो शहीद होने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। अभी क्या होगा? धीरे धीरे उनकी बेटा न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है ना। उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे, अब बेटा न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब यहाँ सेल की डिवीजन हो रही है ना। और उसके बाद आप देखोगे 2 सेल बन गया, नंबर 1 नंबर 2, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस जो है बेटा इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा। इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन इन अमीबा। फिर ठीक उसी तरीके से बेटा बाइनरी फिशन लेशमेनिया के बारे में दिया गया है। वैसे लेशमेनिया क्या है भाई? लेशमेनिया क्या है? व्हाट इज लेशमेनिया? ये किस बला का नाम है ये लेशमेनिया? ये जो आपको सुष्मिता सेन जैसी दिख रही है, किस बला का नाम है? बैक्टीरिया? नहीं, बैक्टीरिया नहीं है भाई, प्रोटोजोआन। यस वेरी गुड बेटा, ये जो लेशमेनिया है इट इज अ प्रोटोजोआन, ठीक है, प्रोटोजोआन है। लगता है डाइवर्सिटी पढ़ा हुआ है 10th में 9th में, है प्रोटोजोआन है बेटा। इससे एक बीमारी होती है विच इज नोन एज काला अजर और लेशमेनियासिस, है ना। बेसिकली एक पैरासाइट्स है, बेसिकली एक पैरासाइट है। यस, तो लेशमेनिया में भी बेटा बाइनरी फिशन होता है। अब देखो एनसीईआरटी में ये नहीं है कि कैसा बाइनरी फिशन होता है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसा बाइनरी फिशन होता है। आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि हाँ लेशमेनिया में भी बाइनरी फिशन होता है। बाकी अगर थोड़ा मैं बता दूं तो इसमें बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, जिसमें क्या होगा? सेल आप देख पा रहे हो लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई पे डिवाइड हो रहा है। इसमें भी बेटा 2 ही सेल बन रहा है लेकिन लंबाई पे डिवाइड हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है, तो इसको नाम दे दिया हमने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिशन किसमें होता है? मल्टीपल फिशन होता है प्लाज्मोडियम में। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा जीके, प्लाज्मोडियम क्या करता है?
मलेरिया, यस वेरी गुड बेटा। प्लाज्मोडियम जो है इससे हमें एक बीमारी होती है विच इज नोन एज मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक बीमारी करती है विच इज नोन एज मलेरिया। अब देखोगे प्लाज्मोडियम में होता क्या है, कहानी की शुरुआत कैसे होती है। एक बेटा सीस्ट बनता है, ठीक है, ये बाहर का लेयर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, फिर यहाँ एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यहाँ पे बेटा 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे मल्टीपल पे डिवाइड होता जाएगा। नए नए सेल्स इस सीस्ट में ऐड होते जाएंगे और कितनी बार डिवीजन होगी भाई किसी को नहीं पता। जब तक ये कंप्लीट फील ना हो जाए डिवीजन कंटिन्यू चलता जाएगा, डिवीजन कंटिन्यू चलता जाएगा और फिर एक टाइम पे क्या होगा, ये पूरा स्पेस भर जाएगा, ये पूरा स्पेस भर जाएगा, पॉपुलेटेड हो जाएगा, तो ये जो वॉल है इस चीज को झेल नहीं पाएगा, वॉल फट जाएगा, ठीक है, वॉल फट जाएगा और सारे सेल्स रिलीज हो जाएंगे। और ये सारे सेल्स क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग डॉटर सेल्स होंगे। सारे सेल्स की अपनी ही पहचान होगी, अपनी ही पहचान होगी। तो ये है मल्टीपल फिशन। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा बहुत बार डिवीजन हुआ और इससे बहुत सारे सेल्स बने, तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के कि भाई बता दो हमको बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन में होता क्या है। तो बहुत इजी है, याद रखना। बाइनरी फिशन में होता क्या है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक बार डिवीजन होता है। क्या होगा, एक बार डिवीजन होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। मल्टीपल फिशन में क्या होगा बेटा, मैनी डॉटर सेल्स बनेंगे और मैनी बार, बहुत बार डिवीजन होगा। कितनी बार होगा डिपेंड करेगा, कितनी बार होगा डिपेंड करेगा, बट हाँ डिवीजन बहुत बार होगा और बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। उसके बाद मैंने बता दिया डिवीजन रिपीटेडली डिवाइड वंस। बाइनरी फिशन का बेटा एक पैटर्न होता है कि हाँ लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है, एक पैटर्न होता है। मल्टीपल फिशन का कोई ऐसा सच पैटर्न नहीं होता। जब तक बेटा स्पेस फुल ना हो जाए सेल डिवाइड करता जाएगा, सेल डिवाइड करता जाएगा, तो ये चीज कंटिन्यू होता जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा, बैक्टीरिया, लेशमेनिया, पैरामेशियम, इन सब में बेटा क्या होता है, इन सब में बाइनरी फिशन होता है। जबकि प्लाज्मोडियम में क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल्स याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अच्छा ये स्पाइरोगायरा क्या है भाई, ये स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है। लो आंसर पहले ही बता दिया मैंने, चलो नहीं पूछती अब। स्पाइरोगायरा इज अ एल्गी, है ना, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, यस। छोटे मोटे यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर तो नहीं है, हाँ छोटे मोटे प्लांट से हम कह सकते हैं। तो स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सेल जो है या ऑर्गेनिज्म जो है, सेल तो नहीं, ऑर्गेनिज्म इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, सेल लिखकर क्यों बेकार में मार्क्स काटे अपना। सो ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके, सो ऑर्गेनिजम्स बेटा सबसे पहले क्या होंगे, दे विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू न्यूमरस फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में बेटा ये ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूं, है ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। मान लो ये एक स्पाइरोगायरा है और बेटा एल्गी बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम। प्लांट के सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है कि नहीं होता, एल्गी बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम। और प्लांट के सेल वॉल में, सॉरी प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है कि नहीं होता भाई, यस होता है, यस डेफिनेटली होता है, यस वेरी गुड। सो देखो ये सेल है, स्पाइरोगायरा है, तो जब फ्रेगमेंटेशन होगा सबसे पहले क्या होगा, ये सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगा, सेल वॉल गायब हो जाएगा और जो सेल है वो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट में से एक नया नया स्पाइरोगायरा बनके आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी सेल की कैपेसिटी है कि हर एक सेल अपने आप से डिवाइड करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमारे स्पाइरोगायरा में होता है। डू ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेटा नो, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर प्रोमिनेंट है, बट सेक्सुअल भी हो सकता है। अब बात करें बडिंग इन ईस्ट, तो देखो ईस्ट क्या है,
ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सचेरोमाइसिस सियरविसिया। याद रहेगा तो वेरी गुड, नहीं रहेगा तो ईस्ट, अपना आमची ईस्ट, ठीक है, बस ईस्ट ही लिखना है। बस सचेरोमाइसिस याद रहेगा तो लिखो, नहीं याद रखेगा तो बेटा ऐसे ही गलत मत लिखो, है ना, मार्क्स कटे, उससे अच्छे हम लिखे भी ना। अब ईस्ट में क्या होता है बेटा, ईस्ट में होता है बडिंग। बडिंग में एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखोगे ये ईस्ट सेल्स है, सबसे पहले ये सेल है। अच्छा ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, क्या है, ईस्ट क्या है बेटा, जानना भी जरूरी है ना कि कौन सा चीज क्या है आखिर। ईस्ट बैक्टीरिया है, यस इट इज अ फंजाई, बैक्टीरिया नहीं है भाई, फंगस है, ठीक है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, सो ईस्ट है। अब ईस्ट में क्या होगा बेटा, हल्का सा इसकी सेल में एक छोटा सा ऐसा एक्सटेंशन निकलेगा, इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं बड। जैसे मानो इसके सेल में किसी ने डंडे से मार दिया, अब हमारे सर पे कोई डंडे से मारेगा तो क्या होगा, सर फूल जाएगा ना, ठीक उसी तरीके से बेटा ईस्ट में, यस वेरी गुड, ईस्ट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, अल्कोहल, है ना, ईस्ट का काम ही यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा बड निकलेगा। अब धीरे धीरे बेटा ये बड बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बड बढ़ जाएगा और एक छोटा सा सेल जैसा बन जाएगा, फिर उसके ऊपर दोबारा दूसरा एक्सटेंशन बनेगा, फिर दूसरा एक सेल जैसा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। तो ईस्ट में इस टाइप के छोटे छोटे बड निकलकर एक चेन बन जाता है, ठीक है, चेन बन जाता है। और एक टाइम पे क्या होता है बेटा, ये चेन टूटकर सारे सेल्स इंडिविजुअली अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है बेटा, दिस इज बडिंग इन ईस्ट। लेकिन बडिंग और एक एनिमल में होता है, दैट इज हाइड्रा। अच्छा बच्चे मुझे कभी कभार पूछते हैं, इनफैक्ट 11 के बच्चे कभी कभार मुझे बोल देते कि हाइड्रा इज अ प्लांट, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ग्रीन कलर का है। भाई हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा इज एन एनिमल, इट बिलोंग टू अ फाइलम कॉल्ड निडेरियंस, बट अगेन इतना इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, एनिमल याद रहे काफी है। हाइड्रा की बात करें यहां तो हाइड्रा में भी बेटा बडिंग होता है, लेकिन वो ईस्ट से थोड़ा अलग होता है। ईस्ट में हमने क्या देखा था, ईस्ट में हमने देखा था कि सेल की ही एक एक्सटेंशन है जो एक छोटा बड बन जाता है, फिर उसके बाद वो एक्सटेंशन बढ़ के एक चेन बनता है ना। बट हाइड्रा में होता क्या है बेटा, हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना, हाइड्रा इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो बड बनता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, इसमें एक सेल नहीं बहुत सारे सेल हो सकते हैं। अब यही धीरे धीरे बेटा एक कंप्लीट छोटे हाइड्रा बड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, पनपने लगेगा, हाइड्रा के बॉडी में ही ये बड बेटा ग्रो करने लगेगा। और एक टाइम बाद जब ये कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाएगा, ये अपने पेरेंट को क्या बोलेगा, टाटा बाय बाय। जैसे यूएस वगैरह में कहते हैं ना 18 ईयर्स हो गया, पेरेंट को टाटा बाय बाय करो, अब इंडिविजुअल अपना जिंदगी जियो। इंडिया में तो नहीं होता है ना, इंडिया में हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, ऐसा होता है कि एक एज तक बेटा पेरेंट्स के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर पेरेंट्स को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। ये हाइड्रा भी फॉरेनर्स है, ये हाइड्रा भी हमारे इंडियंस नहीं है, ये भी कुछ इसी तरीके से जीते हैं। पूरी आधा लाइफ अगर आप देखोगे बर्थ से लेकर बेटा एडल्ट होने तक पेरेंट बॉडी से चिपका रहेंगे, फिर बोलेंगे भाई आपका काम तो हो गया, आप जाओ आप, है ना। तो ये आप देखोगे ये हाइड्रा और हमारे ईस्ट दोनों में बडिंग होता है, बट डिफरेंस क्या है, ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, बड सेल की एक्सटेंशन है, और हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बड जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, बड जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। अब बात करें नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज रीजेनरेशन इन प्लानेरिया। थोड़ा फास्ट जा रही हूं क्या मैं, स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट जा रही हूं, थोड़ा फास्ट जानबूझ के जा रही हूं क्योंकि बेटा टाइम हो गया है ना, और एक चैप्टर बाकी है, और एक चैप्टर बाकी है, फटाफट से ये कंप्लीट करेंगे तब हेरिडिटी में बेटा आएगा टाइम। ओके ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सो बेटा बात करें नेक्स्ट इज रीजेनरेशन इन प्लानेरिया की। तो प्लानेरिया में क्या है बेटा, प्लानेरिया में, अरे इससे भी फास्ट, इससे फास्ट तो फिर आपको चैट जीपीटी करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा अभी, तो इससे ज्यादा फास्ट क्या बोलेंगे हम। चलो सो रीजेनरेशन बेटा क्या हो जाएगा, प्लानेरिया में होता है। प्लानेरिया क्या है, प्लानेरिया इज अ फ्लैट वर्म, ये भी एक एनिमल है, इट इज अ फ्लैट वर्म। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन सुनने में आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, है ना,
रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन आपको सुनने में सेम सेम लगेंगे, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन एक पूरा प्लांट प्रोग्राम बेटा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक पूरा प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन रीजेनरेशन जो है, रीजेनरेशन इज एन एक्सीडेंटल, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है एक्सीडेंटल प्रोसेस, दैट इज लव बाय चांस। एक्सीडेंटल प्रोसेस कहते हैं इसको कुछ हमारे साइंटिस्ट। क्योंकि बेटा ये लव बाय चांस वाली बात है। मान लो ये हमारा प्लनेरिया है, अगर इसकी बॉडी को हमने इंटेंशनली कट कर दिया, ठीक है, इसकी बॉडी को हमने इंटेंशनली कट कर दिया या किसी वजह से इसकी बॉडी में बेटा कट लग गई, तो क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट से एक नन्हा मुन्ना प्लनेरिया पैदा हो जाएगा, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट से एक नन्हा मुन्ना प्लनेरिया पैदा हो जाएगा, लेकिन एनिमल है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल तब होगा जब किसी वजह से इसकी बॉडी में कट लग गई है, एक्सीडेंट की वजह से इसकी बॉडी में बेटा कट हो गई है या हमने इंटेंशनली इसको कट कर दिया है, तब इसमें रीजेनरेशन शो होगा। अदरवाइज ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लीजर्ड ड्रॉ कर रहे, छिपकली ड्रॉ कर रहे हैं, क्या छिपकली में भी रीजेनरेशन होते हैं? हाँ, लेकिन बेटा हर पार्ट में नहीं होता, छिपकली के दुम में होता है। अच्छा, इंसानों में होता है रीजेनरेशन। अगर मैं अपना हाथ काट दूं तो क्या कल मेरा हाथ निकल आएगा? आएगा? नो, नहीं होगा। या आएगा कि मैंने अपना हाथ काट दिया और कल एक दूसरा हाथ निकल आया? आएगा? नहीं आएगा, है ना। हाथ गया तो गया, रात गई बात गई हो जाएगी। चलो यस, तो देखो बेटा प्लनेरिया में रीजेनरेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, देयर इज अगेन वन एग्जांपल, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा में भी रीजेनरेशन होता है। क्यों? बिकॉज प्लनेरिया और हाइड्रा दोनों में क्या होता है, दे बियर्स स्पेशल रीजेनरेटिव सेल। क्या होंगे? दे बियर स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बेटा उनमें ये कैपेसिटी होती है कि उनकी बॉडी की कोई भी पार्ट अगर कट कर दिया जाए या कट हो गया तो ये दोबारा बेटा रीजेनरेट कर लेते हैं। तो हाइड्रा इज द अनदर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम प्लनेरिया जिसमें रीजेनरेशन होता है। उसके बाद बात करें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, यस लीवर इज एन एक्सेप्शन, बट अगर हम अपना हाथ की बात करें, अपने टांगों की बात करें, तो हमारे हाथ टांगे इनमें रीजेनरेशन नहीं होती है ना। तो आप देखो बेटा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैं फटाफट से थोड़ा सा यहाँ इस टेबल में दोबारा दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पे ओके, जस्ट वेट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, चलो यही से दिखा देती हूँ। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो जिसका जुगाड़ बेटा नेचर ने खुद किया है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। जिसका जुगाड़ नेचर ने खुद किया है, हमने कुछ नहीं किया है। बेटा स्पोर फॉर्मेशन में भी आएंगे, पहले ये कर लेते हैं। साधना, आपको क्या डाउट है बेटा, मुझे वो पूछो। आप कह रहे हो क्लियर माई डाउट, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है डाउट क्या है, डाउट पूछो तभी मैं क्लियर कर पाऊंगी। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब है अगर आप आलू को रख दोगे, प्याज को रख दोगे अपने किचन में बेटा कुछ टाइम तक, तो आप देखोगे उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, है ना। उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं और कुछ टाइम बाद एक नया प्लांट भी बन जाता है। तो ये क्या है बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोटैटो ट्यूबर से बेटा एक नया प्लांट बन सकता है। सिमिलरली अदरक या जिंजर, जिसको हम कहते हैं राइजोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ऑनियन बल्ब, अनियन का जो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं बल्ब, तो ये भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ये भी पोटैटो ट्यूबर ही है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा ब्रायोफाइलम, है ना। ब्रायोफाइलम लीफ का एग्जाम्पल भी हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें क्या होता है, लीफ के एक्सिल से क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइलम में आप देखोगे लीफ के कोने से, लीफ के एक्सिल से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और इन बर्ड से क्या होता है, नए प्लांट्स निकलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है,
नए प्लांट्स का बनना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है? नए प्लांट्स का बनना। लेकिन ये नए प्लांट्स सीड से नहीं बनते हैं, गुठली से नहीं बनते, ये नए प्लांट्स लीफ, स्टेम या रूट से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसमें भी नए प्लांट्स बनते हैं, लेकिन ये नए प्लांट्स बेटा स्टेम, रूट या लीफ से बनते हैं, ये हमारे सीड से नहीं बनते हैं। और नेचर में अपने आप प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट पॉइंट टू पॉइंट मैं फटाफट बता दूं तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक्चुअली होता क्या है? दिस आर दी ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोपागेशन। ठीक है, जो ह्यूमन अपने आप करते हैं। जैसे कि आप देखोगे फील्ड में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है? कटिंग में एक्चुअली एक प्लांट की टहनी को कट कर लिया जाता है, कलम कहते हैं इसको हम। प्लांट के टहनी को कट करते हैं, उसके बाद बेटा उसको प्लांट करते हैं, उसमें ऑक्सीजन वगैरह डालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह डालते हैं और उसके बाद पानी वगैरह डालते हैं। कुछ दिन बाद रूट आ जाता है, तो उसको एक प्रॉपर प्लांट में अलग कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिमिलरली लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है? लंबे प्लांट की टहनी को खींचकर बेटा सॉइल में दफना दिया जाता है। कुछ टाइम बाद रूट निकलता है, तो अगेन उसको कट करके एक अलग प्लांट बना दिया जाता है। लास्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? एक दूसरे प्लांट के ऊपर किसी दूसरे प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है, फिर यहाँ बेटा अलग अलग पेज से इसको सील कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। बट अगेन ये सारी चीजें इन डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। बस ये याद रखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो ह्यूमन इंड्यूस है। बट हाँ, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो याद रखना है भाई। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एडवांटेजेस क्या है? तो जो भी प्लांट्स बेटा हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन से रेस करते हैं, उसमें जल्दी फ्लावर्स आते हैं, जल्दी फ्रूट्स आते हैं। आप सोचो, एक बनी बनाई प्लांट को मैंने प्लांट करके रख दिया, वो ज्यादा इजी रहेगा, या बेटा एक प्लांट को एकदम छोटे से बचपन से बड़ा करके फ्रूट की डेवलपमेंट की जा रही है, वो ज्यादा इजी रहेगा? व्हाट विल बी मोर इजी? कौन सा इजी रहेगा बेटा ज्यादा? कौन सा इजी रहेगा ज्यादा? ऑब्वियसली नंबर 1 वाला है ना, ऑब्वियसली नंबर 1 वाला कि बनी बनाई प्लांट को आप सीधा फील्ड में रख दो, उसमें फ्रूट आ जाएंगे जल्दी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट बेटा ग्रो किया जाता है, उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर अगर बात करें, बहुत कम टाइम में हम बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू हम बेटा कुछ प्लांट की प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट लॉस हो जाती है। जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, जैस्मीन हो गया, रोज हो गया। कभी कभार बेटा कुछ प्लांट में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अच्छा सीड बना सके। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर, है ना, सारे प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर होंगे, तो ऐसे में हम सुपीरियर प्लांट वेराइटी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये रीजन हो सकता है। प्लस जो भी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर है फ्रूट का या फ्लावर का, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इससे, और जब भी आते हैं 3 मार्क्स से ऊपर ही आते हैं, तो याद रखना। ठीक है, याद रखना एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब यहां देखोगे राइजोपस में होता है, राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेड में कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। अच्छा, किस किसने इसका प्रैक्टिकल किया है? राइजोपस का प्रैक्टिकल किस किसने किया है? करना कुछ नहीं है, बस एक ब्रेड को रख दो, है ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद आप देखोगे ब्रेड सड़ जाएगा, उसमें ब्लैक कलर की कॉलम, म्यूकर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। बेटा राइजोपस एंड म्यूकर्स आर ऑलमोस्ट सेम विद अ फ्यू एक्सेप्शन इन देयर हाइफी। ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखोगे बेटा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोपस। यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी।
और यहाँ जो एक गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, बहुत सारे बेटा छोटे 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 सेल्स बनते हैं विच आर कॉल्ड स्पोर्स। तो इनमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन डायरेक्टली इनके बॉडी पार्ट्स के कटने से या बॉडी पार्ट्स के डिवीजन से नहीं होता। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में होता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन जस्ट बिकॉज एक सिंगल पेरेंट के बॉडी में ही ये स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, इनको हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में डाला है। अदरवाइज बेटा फंगस में सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, बट राइजोपस की बात करें तो ये असेक्सुअल स्पोर्स है। अब क्वेश्चन में ये भी आता है, कि भाई ये एडवांटेजेस ऑफ स्पोर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आता है एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले स्पोर्स जो है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इसकी प्रोडक्शन होती है। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, दे आर राउंडेड एंड वेरी लाइट वेट। लाइट वेट इसीलिए होते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक ट्रेवल कर पाए। मैं आपके डाउट्स पे भी आऊंगी, पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं फिर डाउट्स पे आऊंगी। ठीक है, सो लाइट वेट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर दूर बेटा ट्रेवल कर पाए। उसके बाद आप देखोगे स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर एंड फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये स्पोर फॉर्मेशन की एडवांटेजेस है। सबसे पहले थिक वॉल्ड है तो एडवर्स कंडीशन को एवरेज झेल लेगी, है ना। सेकंड क्या है, लाइट वेट है तो बहुत दूर दूर तक फैल सकती है, तो रिप्रोडक्शन इजियर हो जाती है। थर्ड क्या है बेटा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये बनते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, इसके वजह से अगर आप देखोगे इसकी फेलियर रेट कम होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है हमारे स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस की। तो फटाफट से ये टेबल देख लेते हैं। मैंने ये टेबल बनाया हुआ है पूरे चीज को रिकॉल करने के लिए। हमने सबसे पहले क्या देखा, बाइनरी फिशन किसमें हो रहा है, अमीबा लेशमेनिया में। फिर क्या देखा, मल्टीपल फिशन किसमें हो रहा है, प्लाज्मोडियम में। फ्रैगमेंटेशन देखा भाई किसमें हो रहा है, स्पाइरोगायरा में। रीजेनरेशन किसमें हो रहा है, प्लानेरिया में। बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा में। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस ब्रेड मोल्ड में हो रहा है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसमें हो रहा है बेटा, प्लांट्स में हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखना है। ओके चलो अब फटाफट से अपने डाउट पूछो, क्या डाउट पूछना है, फटाफट से पूछो। अदरवाइज लेट्स मूव टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट। वाई कम्प्लेक्स मल्टी कैन नॉट असेक्सुअल। बेटा देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर आप देखोगे बहुत सिंपल बॉडी डिजाइन्स में होता है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है कि हाँ जिसकी बॉडी डिजाइन सिंपल है उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें प्रॉपर क्या होता है, जिसमें प्रॉपर आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, बेटा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, स्पोर्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, है ना। सो यस डेफिनेटली अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस कॉमन है। सिंपल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस कॉमन है, असेक्सुअल ज्यादा कॉमन है। टिश्यू कल्चर बता दो बेटा, टिश्यू कल्चर एक्चुअली होता क्या है। टिश्यू कल्चर अगर आप देखोगे तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरीज। ठीक है, हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्लांट का या किसी भी मान लो पार्ट का, रूट ले लो, लीफ ले लो, कुछ भी एक हिस्सा ले लेंगे, एक सेल ले लेंगे या टिश्यू ले लेंगे, उसके बाद बेटा उसको हम लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करेंगे, इस टिश्यू को, इस सेल को, एक प्लेट होता है, ठीक है, पेट्री डिश इसको कहते हैं। इसमें कुछ हम केमिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं और इस केमिकल को हम कहते हैं कल्चर मीडिया। इस केमिकल को हम कहते हैं कल्चर मीडिया। तो हम इस प्लांट को या टिश्यू को साफ सुथरा करके क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया में डाल देंगे, फिर इसको ढक देंगे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए, प्रॉपर सनलाइट वगैरह सब कुछ देंगे। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इस प्लेट में अ ग्रुप ऑफ सेल की फॉर्मेशन हो गई है। क्या हो गई है, इस प्लेट में बेटा अ ग्रुप ऑफ सेल की फॉर्मेशन हो गई है और इसको हम कहते हैं कैलस। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कैलस। और ये कैलस सेल जो है टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब है इससे किसी भी प्लांट का पार्ट डेवलप किया जा सकता है। तो इसी कैलस से कुछ टाइम बाद आप देखोगे छोटे छोटे प्लांट की या प्लांटलेट्स की ग्रोथ हो जाती है।
इन प्लांटलेट्स को हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग पॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू, इसको हम अलग अलग जगह पे भेज देंगे और ये कंप्लीट प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। दिस इज टिश्यू कल्चर, ठीक है, इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। यहाँ पे बस हो क्या रहा है, यहाँ पे बेटा टिश्यू इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रिप्रोडक्शन, और ये लेबोरेटरी में इंसानों ने देख दाख के किया है, बस ये डिफरेंस होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या डाउट है बेटा? फ्रैगमेंटेशन बोल रहे हो, क्या डाउट है? डाउट बोलो, फ्रैगमेंटेशन बोल के छोड़ दोगे मेरे को कैसे पता चलेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्स, बेटा स्पोर्स जैसे कि मैंने बोला थिक वॉल्ड होते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं तो चांसेस ऑफ फेलियर कम होते हैं, ओवर अ लार्ज डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाते हैं ड्यू टू देयर लाइट वेट, ठीक है, ओके। सो अच्छा, स्टॉक और स्क्योन क्या है बेटा? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जिसका रूट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, दो प्लांट यूज करते हैं ग्राफ्टिंग में, जिसका रूट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्टॉक, और जिसका ऊपर वाला हिस्सा स्टेम यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्क्योन, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज बेटा जो चीनी हम अपने घर पे खाते हैं दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज नथिंग बट जो चीनी हम अपने घर में खाते हैं दैट इज सुक्रोज, ओके। सो कमिंग टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हम तो देख ही चुके हैं कि भाई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम तीन मेन इवेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हर फिल्म में क्या होता है, हीरो की एंट्री होती है ना, फिर गाना वाना चलता है, डिशुम डिशुम, थोड़ी सी फाइटिंग वाइटिंग चलती है, फिर क्लाइमैक्स होता है, फिल्म खत्म। ऐसे अलग अलग इवेंट होता है हर फिल्म में, होता है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। तो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे फर्टिलाइजेशन से पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड हॉर्मोन्स इन ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सब कुछ होता है और ये कॉमन होता है। आप प्लांट में देख लो, एनिमल में देख लो बेटा, कॉमन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, गैमेट्स बनेंगे, चलो मैंने वहां लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिख रही हूं, गैमेट्स बनेंगे, हॉर्मोन्स बनेंगे, ये सब कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो हिस्सा आता है बेटा वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट मीन्स गैमेट्स बन गए, है ना, गैमेट्स बन गए, हीरो हीरो की एंट्री होगी, अब क्या होगा बेटा, गाना वाना चलेगा। तो ठीक उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, ये है सेकेंड इवेंट। थर्ड इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन का क्लाइमैक्स है, या आप कह लो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लाइमैक्स है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। व्हाट नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, फ्रूट, सीड इन प्लांट्स। प्लांट की बात करें तो सीड होगा, फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद आप देखोगे सीड के अंदर एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी। सिमिलरली एनिमल में क्या होगा या ह्यूमन में क्या होगा, फिटस की डेवलपमेंट होगी, बेबी की डेवलपमेंट होगी, 9 मंथ की गेस्टेशन पीरियड होगी। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है बेटा एक ह्यूमन में बच्चे को डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं, है ना। तो ये जो 9 महीने का पीरियड है जिसमें पहले हाथ, फिर दिल के धड़कने, फिर बेटा आंखें, ब्रेन डेवलप होने लगता है, उससे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट है, ठीक है। तो हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये इवेंट्स बेटा कॉमन होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो फ्लावर है दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। प्लांट का जो फ्लावर है इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कार्पेल कहते हैं, जिसको बेटा हम पिस्टिल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल या कार्पेल दोनों चीजें सेम है और इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 इज स्टिग्मा। अच्छा आपको पता है इसको स्टिग्मा क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज अ स्टिकी सरफेस। इसको स्टिग्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस स्टिकी होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स आकर चिपक जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, स्टिग्मा है। फिर एक लंबी सी आप देखोगे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज स्टाइल। लड़कियों को स्टाइल करके अच्छा लगता है ना, लड़कियों को स्टाइल करके अच्छा लगता है ना, यस हाँ। तो फ्लावर को भी अच्छा लगता है, फ्लावर को भी अच्छा लगता है, इसलिए उसके पास भी स्टाइल है। थर्ड जो है बेटा जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, दिस बल्ज लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ओवरी।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 इज स्टिग्मा, द स्टिकी सरफेस जहां पॉलन ग्रेन्स आकर चिपकेंगे, स्टाइल द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और लास्ट में है ओवरी जिसमें होगा ओव्यूल। सिमिलरली मेल की बात करें तो मेल जो पार्ट है इसको बेटा हम स्टेमन कहते हैं। हमारा सख्त लॉन्डे में बस 2 ही चीजें हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। नंबर 1 इज एंथर, ठीक है, इसको हम एंथर कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है, एंड अगेन एक लंबी फिलामेंट होती है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। सो 2 स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। 3 स्ट्रक्चर हमारे पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एनसीईआरटी में बेटा ये एग्जांपल्स है जो बार बार घुमा फिराकर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो यूनिसेक्सुअल था, अरे नहीं 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 भाई ये तो बाइसेक्सुअल था। तो याद रखो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब है, बाई का मतलब 2, सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस, दैट मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, बाइसेक्सुअल, हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब 1, सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस, दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, ओनली मेल और फीमेल, कोई एक सेक्स सिर्फ प्रेजेंट होगा, या तो वो प्लांट बेटा मेल होगा या तो वो प्लांट फीमेल होगा, इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और अगर आप देखोगे पपाया एंड वाटरमेलन आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके अलावा बहुत सारे हैं बेटा, रोज इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही है, तो ये याद जरूर रखना है। बाइसेक्सुअल में हो जाएगा हिबिस्कस, मस्टर्ड, यूनिसेक्सुअल में हो जाएगा पपाया एंड वाटरमेलन, ठीक है, पपाया एंड वाटरमेलन। ओके, अब अगर आप देखोगे प्लांट की बात करें, प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन किसका हिस्सा होगा, प्री फर्टिलाइजेशन का या फर्टिलाइजेशन का? इन सम केसेस 7 मंथ में हो जाता है बेटा, वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट एवरेज इंडिविजुअल में 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड होता है। अब बताओ फटाफट से ये क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। वैसे पॉलिनेशन होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, जमीन से आसमान तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें भी भाई ट्विस्ट है ना, इसमें भी ट्विस्ट है। कभी कभार क्या होता है बेटा, ये ट्रांसफर जो होता है विद इन द सेम प्लांट होता है, कभी कभार ये ट्रांसफर बेटा विद इन 2 डिफरेंट प्लांट्स होता है। जैसे कि मानो लेट अस अज्यूम दिस इज द स्टिग्मा ऑफ 1 प्लांट, ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम ये है एंथर, और मान लीजिए ये एक एंथर है। तो कभी कभार क्या होगा बेटा, अगर ट्रांसफर की बात की जाए यहाँ पे, तो सेम प्लांट के बीच में ट्रांसफर होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट के बीच में हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब कभी कभार क्या होगा बेटा, 2 डिफरेंट प्लांट्स, मान लो यहां का पॉलन ग्रेन यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर सेम प्लांट के बीच में हो रहा है तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर बेटा 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमेशा ये भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, 2 मार्क में आ जाता है, 3 मार्क में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आता ही आता है कुछ ना कुछ पॉलिनेशन से क्वेश्चन। तो याद रखना है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, विद इन द सेम फ्लावर और 2 फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट,
ठीक है, विद इन द सेम फ्लावर और 2 फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन है। 2 अलग अलग डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में हो रहा है तो बेटा वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स ऐसे कंडीशन में बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ट्रांसफर होना है, उसको कहीं और जाना है तो पॉलन ग्रेन्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। फ्लावर्स आर, इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो होते हैं ना वो बेटा बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको किसी को पटाना ही नहीं होता है ना, तो वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। ठीक है, और ये कोई नेक्टर वेक्टर की प्रोडक्शन भी नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। बट यहां पे अगर आप देखोगे फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, तो ये क्या होता है बेटा, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, कलरफुल होते हैं, इसमें स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है, जिसके वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्टर बेटा, नेक्टर एक जूस होता है जो फ्लावर में बनता है, हनी भी इसी नेक्टर को कलेक्ट करके हनी बनाता है। ठीक है, नेक्टर इज अ जूस दैट इज प्रेजेंट इन दी फ्लावर, तो इंसेक्ट्स इस जूस के ऊपर बेटा फीड करता है। ठीक है, सो ये क्या है बेटा, ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन है। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फटाफट से मैं बता दूं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। कुछ हमारे अबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एयर, ठीक है, जैसे कि वाटर हो सकता है, और कुछ हमारे बायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग भी हो सकता है, जैसे कि हनी भी हो सकता है। ठीक है, या अदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और अदर इंसेक्ट्स, फिर बेटा हमारे रैट्स वगैरह हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स इज दी मोस्ट कॉमन वर्ड्स, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे बेटा विंड भी इन्वॉल्व होगा। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स ट्रांसफर करने के लिए बेटा बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, और कभी कभार क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि हाँ भाई एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, अबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, अबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट है, बायोटिक लिविंग पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स जो है उनमें एक बहुत स्पेशल फर्टिलाइजेशन होता है विच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मैं आपको बेटा डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। लेकिन भाई ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बच्चों को मेरे से खुशखबरी चाहिए लगता है। हाँ भाई है, मिठाई मुझे खिला देना, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले अपना एग्जाम अच्छे से कर लो, फिर मुझे मिठाई खिला देना। अब बताओ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बच्चे पूछ रहे एपिग्लॉटिस क्या होता है? बेटा हमारे गले में वॉइस बॉक्स के ऊपर एक हाफ वे में फ्लैप होता है, ठीक है, एक आधा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। डबल फर्टिलाइजेशन, ओके चलो। तो देखो बेटा सबसे पहले अगर हम फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन में देखो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ चुका है। पॉलन ग्रेन जो है सबसे पहले स्टिग्मा में आता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा में आता है। अब स्टिग्मा में क्या होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी कि भाई आप कहां से आए हो, है ना, कि आप कहां से आए हो, आप कौन हो। बेटा ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, कैसे हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। सो अगर आप देखोगे पॉलन ग्रेन अभी यहां लैंड हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी चेक होगी, भाई यहाँ तो कौन है, कहां से आया है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी। उसके बाद क्या होगा, जब इसको जांच पड़ताल करने के बाद एंट्री मिल जाती है तो ये धीरे धीरे बेटा एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। आप देख रहे हो ये येलो कलर की ट्यूब जो है, दिस इज नोन एज पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब में होता क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्ली ट्रेवल करते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब में क्या होता है बेटा, 2 मेल न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं, जो जाकर क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के 2 अलग अलग सेल से फ्यूज करेंगे। दिस इज दी एम्ब्रायोसैक। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रायोसैक। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके यहां मैं बनाना चाहूंगी बेटा। तो एम्ब्रायोसैक में अगर आप देखोगे
कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोसैक में अगर आप देखोगे टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल कंडीशन है। ये क्या है बेटा, ये है एम्ब्रायोसैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे ये जो ऊपर वाले सेल्स है इनको हम कहते हैं एंटीपोडल, बट अगेन नॉट रिक्वायर्ड, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम बस इनका याद रखना है। दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। और यहाँ पे जो बेटा ये 2 न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है ये बीच वाला जो सेल है दैट इज एक्स सेल, एक्स सेल याद रखना है। इसको चलो मैं रब कर देती हूँ, इन सेल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे बेटा एम्ब्रायोसैक में, ठीक है, एम्ब्रायोसैक में अगर आप देखोगे तो क्या है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, जिसमें से हमको 2 सेल का याद रखना है। एक तो हो गया सेंट्रल सेल, बीच वाला सेल अलोंग विथ 2 पोलर न्यूक्ली और एक्स सेल। अब देखो होगा क्या, मैंने क्या कहा, पोलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्ली आएगा, पोलन ट्यूब में बेटा 2 मेल न्यूक्ली ट्रेवल करेगा। अब मुझे बताओ कौन बताएगा सबसे पहले कि ये मेल न्यूक्ली जाकर किसके साथ फ्यूज होगा, ये मेल न्यूक्ली जाकर किसके साथ फ्यूज होगा, कौन बताएगा? ये जो मेल न्यूक्ली है बेटा जाकर किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ, और डबल फर्टिलाइजेशन है, याद करो डबल फर्टिलाइजेशन है, एक एग के साथ और दूसरा। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा 2 मेल न्यूक्ली जो होंगे, एक जाकर इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, दूसरा जाकर यहां इस सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होंगे, ठीक है, इस पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होंगे। और इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम? डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, दिस इज नंबर 2 फर्टिलाइजेशन। समझ में आया सबको? डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर हमें लिखना है डबल फर्टिलाइजेशन तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। इन एंजियोस्पर्म्स आउट ऑफ 2 मेल न्यूक्ली, ठीक है, क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 2 मेल न्यूक्ली 1 fuses with the egg cell, ठीक है, एक क्या करेंगे बेटा, एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एंड फॉर्म्स, क्या फॉर्म होगा? जो बेटा एग सेल के साथ फ्यूज होगा क्या फॉर्म होगा? 1 फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, है ना, एंड फॉर्म्स द जाइगोट, while other fuses with 2 polar nuclei, ठीक है, 2 polar nuclei and forms what? क्या फॉर्म करेगा बेटा? and forms क्या फॉर्म करेगा पोलर न्यूक्ली के साथ? एंडोस्पर्म। यस, वेरी गुड, एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, दोबारा फटाफट से रिपीट करते हो। देखो बेटा यहां इस पोलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियस ट्रेवल करेगा, जिसमें से एक मेल न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा मेल न्यूक्लियस पिंक कलर में आपको यहां दिख रहा होगा बेटा, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज करेंगे और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। इसका और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? तो पोस्ट बेटा फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी कहते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अब जो ये जाइगोट है धीरे धीरे डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करते करते एक छोटा सा एम्ब्रायो बन जाएगा। फिर ये जो पूरा एम्ब्रायो सेक था, पूरा ओवरी था, यहां पे अगर आप देखोगे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, ये बेटा फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रायो सेक का वो सीड में डेवलप हो जाएगा। क्या होगा? ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रूट बन जाएगा, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर सीड बन जाएगा। इसके अंदर बेटा यहाँ जो जाइगोट अभी बना था वो एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स
यहां पे अगर आप देखोगे जाइगोट सीड बन जाएगा, पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी ओवरी जो है वो तुरंत ही फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे, और इसके अलावा स्टिग्मा वगैरह जो है सब कुछ फॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा वगैरह जो है सब कुछ गायब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स क्या है? एक बच्चा पूछा एंजियोस्पर्म्स क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसे जितने प्लांट है जिसमें फूल आते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ओके, क्लियर है यहां तक? कोमल में क्या रिपीट करूं, फर्टिलाइजेशन या उससे पहले वाला पार्ट? कौन सा पोर्शन रिपीट करूं बेटा, ये बताओ जरा। जाइगोट रिपीट कर दूं। देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जो पहला सेल बनता है दैट इज जाइगोट, ठीक है, पहला सेल बनता है दैट इज जाइगोट, और उसी जाइगोट में डिवाइड होते 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 एक कंप्लीट प्लांट बनता है। सिमिलरली उसी जाइगोट में डिवाइड होते 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 एक कंप्लीट एनिमल भी बन सकता है। तो जाइगोट इज द स्टार्टिंग सेल। जिंदगी की शुरुआत एक सेल से होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और वो जो सेल है वो है जाइगोट। क्लियर है? ओके, सो ये तो था बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखना सीड की बात करें तो कुछ हमारे टाइप ऑफ सीड्स के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली दिस वन, ठीक है। वैसे सीड या प्लांट दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। इसको हम डाइकॉटिलेडन या मोनोकॉटिलेडन भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, जिस भी प्लांट में बेटा आपको ऐसे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उसको हम कहते हैं डाइकॉटिलेडन प्लांट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। किसी किसी प्लांट में जैसे कि कॉर्न हो गया, ग्रासेस हो गया, आप देखोगे इस टाइप का बेटा एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन प्लांट, जैसे कि यहाँ पे कॉर्न का एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहां बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये डायग्राम नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इसका पूछते हैं कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है, तो याद रखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्ल्यूमूल। इससे क्या होगा बेटा, फ्यूचर का शूट सिस्टम, प्लांट, लीफ, ब्रांचेस ये बनेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रेडिकल, जो कि हमारा फ्यूचर रूट सिस्टम बनेगा। और ये जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कोटिलेडन, जो कि जिसमें बेटा फूड स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें फूड स्टोर रहेगा। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है किस चीज का है? वैसे ये डायग्राम ऊपर का जो बेटा ये डायग्राम है ये किस चीज का डायग्राम है? किस चीज का डायग्राम है ये? सोयाबीन का? सोयाबीन का नहीं, सोयाबीन का नहीं होता। किसका है बेटा ये? यस, ग्राम का है ना, ग्राम का है ये। तो ये बेटा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे के दो डायग्राम बस समझाने के लिए था कि हाँ सीड दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट। राजमा नहीं है बेटा, वो चना है। ओके, दो छोटे छोटे पार्ट रह जाते हैं, वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फटाफट से कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो बेटा रिप्रोडक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस ही ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है। ये जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, एंड इट टॉक्स अबाउट प्यूबर्टी, ठीक है। दिस पैराग्राफ इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, और इसमें प्यूबर्टी के बारे में बताया गया है कि देयर इज अ सर्टेन एज जिसमें क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स में कुछ डिफरेंसेस आता है, जैसे ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आर्मपिट्स, genital areas between the thighs which can also become darker in color. Thin hairs can also appear on legs, arms as well as on face. ये सारे बेटा चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के, और अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड जाइगोट। अच्छा बेटा देखो, फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पेशल सेल बनते हैं जैसे कि स्पर्म सेल हो गया, ओवम हो गया, ये गैमेट्स है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। तो गैमेट फर्टिलाइजेशन से पहले वाले सेल्स है, और उसके बाद जिससे कंप्लीट बेटा इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है दैट इज जाइगोट। सो यहां पे अगर आप देखोगे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ आवर बोथ ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ द अदर न्यू वेज। दैट मींस इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस से यहां क्या तात्पर्य है? कवि का, कवि तो नहीं है, एनसीईआरटी का है ना। तो इट टॉक्स अबाउट इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। ये सारी चीजें हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं ना, एडोलसेंस वाले चैप्टर में।
इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के बारे में यहाँ बताया गया कि हाँ भाई हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने से लेकर या अपने सराउंडिंग्स को लेकर। ऑन दी अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस, देयर आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ अलग अलग चेंजेस भी होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, है ना, डार्कनिंग ऑफ स्किन इन दी ब्रेस्ट एरियाज। फिर क्या हो सकता है, ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा शुरू हो जाती है गर्ल्स में। बॉयज की बात करें तो बेटा मूछे आ जाती है, थिक हेयर्स ऑन द फेस, वॉइस चेंज हो जाता है, एडम्स एप्पल निकल जाते हैं ना गले में, अगर आप देखोगे वॉइस चेंज होने की वजह से बेटा एडम्स एप्पल निकलते हैं। फिर क्या होता है, पीनस की बात करें तो पीनस की ओकेजनल एनलार्जमेंट एंड इरेक्शन होता है ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटीज। तो ये सारे चेंजेस क्या होता है, ये सारे के सारे चेंजेस बेटा मेल्स में आते हैं। तो कुछ चेंजेस, प्यूबर्टी क्या है, एक एज ग्रुप है, ठीक है, प्यूबर्टी एक एज ग्रुप है जिसमें कुछ चेंजेस मेल फीमेल में कॉमन होते हैं, कुछ चेंजेस सिर्फ मेल में और सिर्फ फीमेल में होते हैं। अब बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, दैट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहां पे अगर आप देखोगे प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी पार्ट एंड एक्सेसरी पार्ट, दो कैटेगरी में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी पार्ट यहां क्या हो जाता है बेटा, टेस्टिस, एंड एक्सेसरी पार्ट यहाँ पे अलग अलग टाइप के डक्ट्स, जैसे कि वास्ट डिफरेंस हो गया, इजैक्युलेटरी डक्ट हो गया, ठीक है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। प्राइमरी पार्ट टेस्टिस को इसीलिए बताया गया है क्योंकि बेटा टेस्टिस एक तो स्पर्म सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेकंड क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन भी टेस्टिस में होता है, तो इसीलिए प्राइमरी पार्ट टेस्टिस को कहा गया है। एक्सेसरी पार्ट डक्ट्स होते हैं, जैसे कि वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस के अलावा और भी बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी। तो इसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पोस्टार्ट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये सारे हमारे एक्सेसरी पार्ट्स का हिस्सा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने सीधा एनसीईआरटी के लाइन से पिकअप किया है, जैसे कि देखो, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, these are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm production requires a lower temperature than the normal body temperature। ये बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई why testis is located in the scrotum और why testis is located outside the human body, ऐसा क्यों होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से हमेशा ये एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा बाहर प्रेजेंट होता है विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल व्हाट, विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल स्क्रोटम। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द बॉयज इन द प्यूबर्टी। दैट मीन्स ये भी बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, सबसे पहले वो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकंड चीज क्या करते हैं बेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट इन मेल्स। नेक्स्ट बेटा वास्ट डिफरेंस के बारे में बताया गया है, वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स द ट्यूब coming from the urinary bladder, the urethra, thus forms a common passage for the both sperms and urine। और अगर आप देखोगे यहां पे 2 ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैव 2 ग्लैंड्स, वन इज नोन एज पोस्टार्ट ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे सिंगल आपको ग्लैंड दिख रहा होगा, सॉरी सिंगल ग्लैंड आपको यहाँ दिख रहा होगा, एंड 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। पोस्टार्ट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, स्पर्म सेल्स एक्टिवेट होते हैं, फ्लूइड इन नेचर्स होते हैं, प्लस इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के वजह से, ठीक है, इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के वजह से स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, उनको बेटा प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे टेस्टिस इज द मेन प्राइमरी पार्ट, क्योंकि ये
टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कर रहा है, प्लस ये स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा है, और बाकी सारे डक्ट्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सेसरी पार्ट्स। सिमिलरली बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहां पे भी बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्राइमरी पार्ट, अनदर वन इज द सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। प्राइमरी पार्ट में गैस करो विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी द प्राइमरी पार्ट, विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी पार्ट, नॉट यूटेरस, इट इज ओवरी, ठीक है बेटा। ओवरी इज द प्राइमरी पार्ट, क्योंकि ओवरी में एग सेल्स भी बनते हैं, दैट मीन्स ओवम की भी प्रोडक्शन होती है ओवरी में। उसके अलावा बेटा दो हार्मोन, वन इज एस्ट्रोजन, अनदर वन इज द प्रोजेस्टेरॉन, दोनों की बेटा सिक्रेशन ओवरी से ही होता है, तो इसीलिए ओवरी इज द प्राइमरी पार्ट। इसके अलावा एक्सेसरी पार्ट में यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब जिसको बेटा हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, फिर सर्विक्स दैट इज ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, वेजाइना, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनल, है ना, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी पार्ट्स हो जाएंगे। अब कमिंग टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इतना नहीं आता जितना बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है, लेवलिंग में आ जाता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इसीलिए डेफिनेटली आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेवलिंग्स याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखिए ओवरी है, देयर इज अ 2 ओवरीज, फिर दिस इज द ट्यूब विच इज नोन एज ओविडक्ट, या इसको बेटा फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर है यूटेरस, सर्विक्स एट द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, एंड वजाइना विच इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनल, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पे एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो फटाफट से एनसीईआरटी को देख लेते हैं। फीमेल जर्म सेल्स या एग सेल्स कहां बनते हैं बेटा, ओवरीज में, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर अगर आप देखोगे द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ प्लास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस opens into the vagina through cervix. The sperm enter to the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upward, reach the oviduct, and they may encounter the egg. That means यहाँ पे indirectly क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे indirectly बताया जा रहा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो बेटा ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ व्हाट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन बेटा यहां होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम अ फिटस। यहां पे बेटा एक लाइन में बताया जा रहा है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, एक लाइन में बताया जा रहा है एनसीईआरटी में कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो जो बेटा जाइगोट होता है वो फाइनली जाकर यूटेरस में जाकर चिपक जाता है और उसके बाद एक कंप्लीट बेबी की डेवलपमेंट होना शुरू होता है, विच इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अगर आप देखोगे नेक्स्ट प्लासेंटा के बारे में बताया जा रहा है कि भाई एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन वगैरह कहां से मिलता है। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ बेटा एक स्पेशल ऑर्गन से मिलता है, दैट इज प्लासेंटा। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा का क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो याद रखो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन बेटा मैटरनल ब्लड से मिलता है, माँ के ब्लड से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड प्लासेंटा, ठीक है। डिक्स लाइक एक स्ट्रक्चर है प्लासेंटा, इसको हम कहते हैं। प्लासेंटा खाना प्रोवाइड करती है, गैसेस प्रोवाइड करती है। प्लासेंटा बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करती है, दैट मीन्स खाना पीना, गैसेस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, सब कुछ किसके थ्रू जाता है, सब कुछ बेटा एक्सचेंज होता है प्लासेंटा के थ्रू। तो अगर आप देखोगे इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा है, इम्प्लांटेशन क्या है, नेक्स्ट इज दी फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, बस इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं।
एंडोमेट्रियम बेटा हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, अदरवाइज ये जो रेड कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है दैट इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटरस, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसी को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो यस डेफिनेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है डायग्रामेटिकली भी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो अगेन कभी कभी पूछ लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। गैस्टेशन बेटा ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना बेबी की डेवलपमेंट होती है, दैट पीरियड इज नोन एज गैस्टेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन थोड़ा समझा देती हूं मैं फटाफट से। ओके बेटा देखो सबसे पहले इम्प्लांटेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये हमारा एग सेल है, ये स्पर्म सेल है मान लो, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट बेटा सबसे पहले 1 से 2 सेल बनेगा, है ना, 2 से 4 बनेगा, फिर ऐसे बनते बनते एक इस टाइप का सेल बन जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला, ठीक है, दिस सेल, इस टाइप के सेल एक बनता है विच इज नोन एज ब्लास्ट्यूला। अब ये ब्लास्ट्यूला जाकर क्या होता है बेटा, यूटरस की जो लाइनिंग है ना यहां जाकर चिपक जाता है, दैट मीन्स इट गेट अटैच टू द यूटरस। ये ब्लास्ट्यूला जाकर यहां अटैच हो जाएगा और कुछ दिन बाद इस ब्लास्ट्यूला से एक इस टाइप की एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, इस टाइप की एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी और जिससे पूरा का पूरा एक ह्यूमन विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ डेवलप हो जाएगा। तो ये जो ब्लास्ट्यूला था जो आकर इस यूटरस के लाइनिंग में चिपक गया, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एनीवेज ये सारी चीजें बेटा एनसीईआरटी में इतना नहीं है तो इतना ज्यादा उस पर ध्यान मत दो। अब बात करें व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। तो यहां पे देखिए फीमेल ओवरी है, हर महीने बेटा एक एग प्रोड्यूस होगा, चाहे वो राइट वाले ओवरी से हो चाहे वो लेफ्ट वाले ओवरी से हो, एवरी मंथ एंड एग इज प्रोड्यूस्ड। यूटरस बेटा थिक हो जाता है, ठीक है, व्हाई, बिकॉज इट प्रिपेयर्स फॉर द प्रेगनेंसी, बिकॉज इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, है ना। तो इसलिए क्या होगा बेटा, हमेशा एवरी मंथ यूटरस की लाइनिंग थिकन हो जाएगी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। बट जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब बेटा स्पर्म सेल प्रेजेंट होगा तो प्रेगनेंसी होगी, नॉर्मल साइकिल है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब स्पर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, यूटरस अलोंग विद द एग, यूटरस की जो लाइनिंग है, यूटरस की जो अंदर की लाइनिंग है अलोंग विद द एग बेटा टूटकर स्प्लिट होकर बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं। तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेबी की डेवलपमेंट होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल एज नॉर्मल चलती रहेगी। बच्चे कह रहे हैं प्लासेंटा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। और देखो बेटा प्लासेंटा के बारे में बात करूं तो प्लासेंटा इज अ डिस्क शेपेड ऑर्गन, ठीक है, ये क्या करती है, ये सबसे पहले न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं बेबी को या डेवलपिंग फिटस को। उसके अलावा बेटा गैसियस जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, देखो हर लिविंग सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हर लिविंग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें प्लासेंटा करता है क्योंकि एक फिटस इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता कि खुद से सांस ले, है ना, तो इसीलिए ये सब कुछ प्लासेंटा करता है उसके लिए। उसके अलावा जैसे हम खाते पीते हैं बेटा, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक उसी तरीके से बेटा एक फिटस में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्लासेंटा इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव भी करता है, ठीक है। तो प्लासेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, उसके बाद वेस्ट रिमूवल भी करेगा। बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लासेंटा क्या है, फिर से मैं दिखा रही हूं, डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर है जो कि बेबी से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, विद द हेल्प ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर है। ओके सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके सो यहां पे देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दैट इज, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं मेनोपॉज क्या है और मेनार्क क्या है। बेटा 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं, मैं फटाफट बता दूं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना,
यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, बिटवीन 12 to 18 ईयर्स जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको हम मिनार्क कहते हैं। सिमिलरली 40-50 ईयर्स के अराउंड क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, एग रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कहेंगे मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, ठीक है। तो मिनार्क इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। मेनोपॉज इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि बेटा लास्ट 40-50 ईयर्स के अराउंड में होगा, जिसमें एग रिलीज होना बंद हो जाएगा। अब बात करें मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। मैम व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? बेटा देखो प्लासेंटा होता है, मैं फटाफट से अगर आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये फीमेल यूटेरस है, प्लासेंटा है, यूटेरस के वॉल में चिपका होता है प्लासेंटा, फिर एक कॉर्ड होता है जो बेबी को बेटा, ठीक है, फिटस को, मान लो दिस इज द फिटस, तो बेबी को एक कॉर्ड के थ्रू, नाभि होता है ना, हमारे पेट में नाभि है, दैट इज नथिंग बट द एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड से इस प्लासेंटा से कनेक्टेड होते हैं, एक कॉर्ड होता है, बेसिकली एक पाइप सिस्टम होता है जिसके थ्रू बेबी या फिटस जो होता है बेटा वो प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है, और इसी को हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। पार्ट्यूरेशन इज नथिंग बट गिविंग बर्थ, ठीक है, बर्थ जो होता है बेटा उसी को पार्ट्यूरेशन कहते हैं। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, तब से बहुत सारे कुछ कुछ लिख रहे हो, मैं देख रही हूं। अब बताओ व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रेक अभी ना मिलेगा भाई। व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले तो बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करने के लिए, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अब दोबारा नहीं लिख रही मैं ये सारे राम कहानी। फिर क्या है बेटा, फिर क्या है, यस, एसटीडीज के प्रिवेंशन के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। लोगों में अवेयरनेस होना बेटा बहुत जरूरी है, यस डेफिनेटली। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब बात करते हैं बेटा, हमेशा पीपल टॉक अबाउट एसटीडीज, और आपने देखा होगा एसटीडीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एसटीडीज क्या है? एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दैट मीन्स ऐसे डिजीजेस जो सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू फैलता हो, है ना। अब ये सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं, जैसे कि हमारे वायरल डिजीजेस हो सकते हैं बेटा, बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकते हैं, फंगल डिजीज हो सकते हैं, प्रोटोजोआन्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीजेस होते हैं। बट सबसे कॉमनली पूछने वाले डिजीज क्या है? वायरस और बैक्टीरिया। तो कोई भी दो एग्जाम्पल आंखें बंद करके याद कर लो। HIV AIDS इज अ वायरल इन्फेक्शन, जेनाइटल वॉर्ट इज अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गोनोरिया एंड सिफिलीज है। एसटीडी से भी बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी दो दो एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है, कोई भी दो दो एग्जाम्पल याद कर लो। नंबर 1 इज वायरल, वायरस में कोई 2 HIV या वॉर्ड्स, फिर बैक्टीरिया में 2 गोनोरिया एंड सिफिलीज। तो एसटीडीज क्या है? डिजीजेस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट और फिजिकल कंटैक्ट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एसटीडीज। मैं बेटा आपके डाउट्स पे भी आऊंगी, सबसे पहले ये कंप्लीट कर लो फिर मैं आपके डाउट्स पे आऊंगी। अब जब हम बेटा कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, हर कॉन्ट्रासेप्शन एसटीडीज नहीं रोकती है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब यहां सिंपल एंड प्रिसाइज प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी है। और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो यहां पे देखिए बहुत सारे मेथड्स है। नंबर 1 इज द फिजिकल मेथड या बैरियर मेथड, नंबर 2 सर्जिकल मेथड, नंबर 3 केमिकल मेथड, एंड नंबर 4 इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs कहते हैं हम इसको। फिजिकल और बैरियर मेथड में क्या होता है? ये बेटा स्पर्म सेल्स और एग सेल्स की यूनियन को, उनको मिलने ही नहीं देते, ठीक है, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स की यूनियन को रोकते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स। सर्जिकल मेथड, इसमें क्या होता है बेटा? सर्जरी की जाती है। सर्जिकल मेथड में होता क्या है? सर्जरी के थ्रू या तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं,
या तो बेटा वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। दोनों ही केसेस में क्या होता है, या तो बेटा एग रिलीज नहीं हो पाएगा या तो ओवाम नहीं रिलीज हो पाएगा। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है, अगर आप देखोगे ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में होता है, बट ये टर्म्स जरूरी नहीं है, ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं है, 12 वाला कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखो। सर्जिकल मेथड होता है जिसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है मेल में ताकि स्पर्म ट्रांसफर ना हो। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है ताकि एग कभी यूटेरस तक पहुंच ही ना पाए। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज केमिकल मेथड, जिसमें अलग अलग बेटा केमिकल और हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो एग को मार डालने के लिए या तो बेटा स्पर्म सेल्स को इनएक्टिव करने के लिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ये सारे के सारे हमारे हार्मोनल पिल्स होते हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल कॉपर टी है। एक्चुअली ये छोटे छोटे बेटा डिवाइसेस होते हैं जो कि फीमेल यूटेरस में प्लेस किया जाता है। बेटा कॉपर जो है इट इज स्पर्मिसिडल इन एक्शन, मतलब क्या है, कॉपर जो है वो स्पर्म सेल को मार डालते हैं। ठीक है, तो जब स्पर्म सेल कभी यूटेरस से ऊपर जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। डिनर ब्रेक मिलेगा अभी, बस ये खत्म ही होने वाला चैप्टर, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट। डिनर ब्रेक ले लेना, फिर मैम करेगी हेरिडिटी। ठीक है, ठीक है बेटा। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉपर क्या है, इट किल्स स्पर्म सेल्स, तो इसके वजह से कभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, 4 अलग अलग मेथड्स है। अब कभी कभार पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक विच मेथड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एसटीडीज। इनमें से बेटा कौन सा मेथड है जो एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए काम आएगा? बेटा कौन सा मेथड होगा जो एसटीडीज को रोकेगा? यस, वेरी गुड, इट्स फिजिकल एंड बैरियर मेथड। देखो सर्जरी से हम बैक्टीरिया वायरसेस को नहीं रोक सकते, ना ही पिल्स से रोक सकते हैं, ना ही डिवाइसेस से। सो फिजिकल एंड बैरियर मेथड से एसटीडीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी दोनों को रोका जा सकता है। ठीक है, दोनों को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, सो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उससे पहले डाउट फटाफट से पूछ लो। बेटा कॉपर स्पर्मिसिडल है, वो स्पर्म सेल्स को किल करते हैं। एक्सक्यूज मी। एंडोस्पर्म्स बेटा देखो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होता है उससे एक स्पेशल टिश्यू बनता है एंडोस्पर्म। जैसे कि नारियल का पानी जो होता है इट इज एंडोस्पर्म, तभी कहते हैं ना नारियल पानी जो होता है बहुत अच्छा, उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी डज नॉट, बेटा नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासेंटा कहां होता है? बेटा देखो प्लासेंटा यूटेरस में होता है, यूटेरस के ऊपर के हिस्से में भी हो सकता है, पीछे के हिस्से में भी हो सकता है, रैंडम होता है। प्लासेंटा कहां प्लेस होगा, पूरा रैंडम प्रोसेस है वो। व्हाट इज हाइफी? बेटा फंगस में क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सेल की अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके से, है ना। फंगस में से लंबे लंबे फिलामेंट जैसे अरेंजमेंट होते हैं, रिबन जैसे अरेंजमेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइफी। फीमेल फिटिसाइड क्या है? देखो बच्चा शुरू में क्या था, एक टेस्ट था जिसको हम कहते थे एमनियोसेंटेसिस। जब भी बच्चा डेवलप होता है ना माँ के यूटेरस में, तो एक फ्लूइड के अंदर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को निकालकर सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था कि भाई ये लड़का होगा या लड़की। तो फिर इंडिया में क्या हुआ, जब किसी को पता चलता था पेरेंट्स को कि भाई ये लड़की होने वाली है, तो वो फीमेल फिटस को, फिटस का मतलब जो बच्चा पेट के अंदर है, फीमेल को वही मार डालते थे। दैट इज फीमेल फिटिसाइड्स, फीमेल बच्चे को पेट के अंदर ही अबॉर्ट कर देना। तो इसीलिए इस टेस्ट को इंडिया में बैन कर दिया गया। ठीक है, आज भी बैंड है वो। नहीं बेटा किसी दूसरे माँ की प्लासेंटा दूसरे माँ पे नहीं काम आता। ठीक है, वेयर कॉपर टी इज प्लेस, इट इज इन द यूटेरस। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? बेटा डबल फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखोगे 2 पोलर न्यूक्ली फ्यूजेस विद द मेल न्यूक्ली, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अमीबा बैक्टीरिया नहीं है, अमीबा इज द प्रोटोजोआन। डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैंने बोला बेटा 2 मेल न्यूक्ली ट्रेवल करता है पॉलन ट्यूब में, 1 मेल न्यूक्ली फ्यूजेस विद द एग, उससे जाइगोट बनता है, फ्यूचर प्लांट बनता है।
दूसरा मेल न्यूक्ली बेटा 2 पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, एंडोस्पर्म बनेगा। ओके, सो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट, the following observations were reported. Single cell of amoeba and yeast were undergoing binary fission and budding respectively. Cytokinesis was observed in the yeast cell. Elongated nucleus was dividing to form 2 daughter nuclei in amoeba. A chain of buds were observed due to the reproduction in amoeba. सबसे पहले मुझे ये बताओ, सिंगल सेल ऑफ अमीबा एंड ईस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फिशन एंड बडिंग, ये पॉइंट करेक्ट है कि नहीं? ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइटोकाइनेसिस ईस्ट में होगा नहीं, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है इसमें बेटा, सब बड बनता जाता है ना। इलोंगेटेड न्यूक्लियस वाज डिवाइडिंग टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स इन अमीबा एंड चेन ऑफ बर्ड्स, बेटा चेन ऑफ बर्ड्स अमीबा में फॉर्म नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सिंगल सेल हाँ डिवाइड हो रहा है, प्लस इलोंगेटेड न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है अमीबा में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a student after observing a slide showing different stages of binary fission in amoeba draws the following diagram. However, these diagrams are not in proper sequence. देखो डायग्राम आपके सामने है लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सबको? कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? यस, ओके ओके, चलो। सो बेटा देखो हमें कहा गया है कि इसकी सीक्वेंस ठीक नहीं है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा? ए की बात करें तो 1 5 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बी की बात करें अगेन 1 5 बिल्कुल गलत है। सी की बात करें 1 3 4 5, लेकिन ये भी गलत ही है ना। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल की कॉन्स्ट्रक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बोला था मैंने कि भाई हाँ ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ ही जाता है, और आ गया। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? बेटा सेल की जो डिवीजन होती है न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद, दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है, उसी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, ट्विन्स कैसे होते हैं बताऊंगी, चलो मुझे याद दिला देना, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फिर बताऊंगी मैं क्या होता है, ट्विन्स कैसे बनते हैं। सो इन द फिगर अब बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? ए इज प्लूमल, बी क्या है बेटा? बी इज रेडिकल, एंड सी क्या है? सी इज कोटिलेडन। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर दो, इतने सारे बच्चे आंसर कोई ना दे रहा है। सो क्या हो जाएगा बेटा? आंसर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन। बेटा 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें क्या है? जिसमें रीजेनरेशन एबिलिटी है, जिसमें रीजेनरेशन एबिलिटी है। फटाफट, स्टारफिश नहीं, एनसीईआरटी से बताओ बेटा, एनसीईआरटी से बाहर मत बताओ। यस, वेरी गुड, प्लानेरिया एंड हाइड्रा। ठीक है, कोशिश करना जितने भी एग्जाम्पल हम ऐड करें एनसीईआरटी से ही करें। प्लानेरिया एंड हाइड्रा इज दी एग्जाम्पल। ओके, a student was asked to observe and identify the various part of an embryo of a red kidney bean। मतलब राजमा के बारे में यहाँ बात हो रही है किसी के। अच्छा, आज मैंने लंच में खाया था राजमा चावल। He identified the parts and listed them as under tegmen, cotyledon, plumule, testa, radical. The correctly identified parts among this। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें लिख दिया गया है, लेकिन आपको लिखना वही है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। एनसीईआरटी में हमने किसके बारे में पढ़ा है? रेडिकल के बारे में, कोटिलेडन के बारे में एंड प्लूमल के बारे में। दैट मीन्स 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5। दैट मीन्स ऑप्शन सी हियर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एम्ब्रायो में क्या होता है? कोटिलेडन्स होते हैं, फिर प्लूमल होता है जो कि फ्यूचर स्टेम है, और रेडिकल्स होते हैं। लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुमने भी खाया लंच में राजमा, बहुत बढ़िया, सेम पिंच। बेटा ट्रांसजेंडर्स हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज होती है। ठीक है,
वो सारी चीजें अगर आप आगे जाके बायो लोगे तो डेफिनेटली पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में। सो बताओ फिलहाल के लिए ओवरी के दो फंक्शंस, यस, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले क्या करेंगे, फीमेल गैमेट दैट मींस एग सेल या ओवम की प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी ओवरी में होता है। A student while observing an embryo of a pea seed in the laboratory listed various part of the embryo as given below। अगेन बेटा वही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या है, राजमा के जगह अब पी प्लांट को ऐड कर दिया गया है। पूछा गया है कौन कौन सा हिस्सा है जो इसमें दिखेगा, तो अगेन इट इज रेडिकल, प्लूमुल एंड कोटिलेडन, है ना। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब देखो ये है थोड़ा सा एक लंबा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ लो। द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द पीपल। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। Reproduction is the process by which increase their population. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place in general. Growth is still going on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual act or for having the bringing of the children. Various contraceptive methods are being up for children. Various contraceptive devices are being used by human beings to control the size of the population। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो, leads to common signs of sexual maturation in boys and girls। leads to common signs of sexual maturation in boys and girls। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्सुअल मैच्योरेशन की बात करें, कॉमन तो क्या होगा बेटा, ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ठीक है, इन प्यूबिक हेयर्स और इन द आर्मपिट्स, thin hairs on legs and arms, फिर frequently darkening of the skin और production of oil जिसकी वजह से acne वगैरह होता है ना। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कुछ changes है जो कि गर्ल्स एंड बॉयज में कॉमन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, जहां अगेन फीमेल को या फीमेल फिटस को बेटा पेट में ही खत्म कर दिया जाता है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे रेकलेस फीमेल फिटिसाइड की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिफरेंस आ गया है। आज इंडिया को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों कहा गया है, क्योंकि इंडिया में मेल की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू फीमेल फिटिसाइड, फीमेल बच्चों को पेट में मार डालने की वजह से, है ना। तो सेक्स रेशियो में डिफरेंसेस आने लगे हैं। नेक्स्ट इज which contraceptive method changes the hormonal balance of the body? What will be the answer? कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक है बेटा जिसके वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे इट इज पिल्स, है ना, जो हार्मोनल ऑरल पिल्स लिया जाता है, केमिकल मेथड, हाँ, हार्मोनल ऑरल पिल्स लिया जाता है, उसके थ्रू हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। बेटा साइज ऑफ अ पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बर्थ एंड डेथ रेशियो, ठीक है, कितने बच्चे एक्चुअली में रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और कितना डेथ रेशियो है, कितने लोगों की डेथ हो रही है। इन दोनों से, बर्थ एंड डेथ रेशियो से हमें एक पॉपुलेशन के साइज का पता चलता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन के साइज का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन बीइंग प्रैक्टिस इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स। बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अब क्या होता है, बार बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही की जाती है। तो ऐसा क्यों है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इतना ज्यादा बेटा महत्व क्यों दिया गया है? तो यहाँ पे वही एडवांटेजेस वाले पॉइंट्स हमको लिखने हैं। वैसे तो 2 बताए गए हैं, मैंने 4 यहाँ ऐड करके रखे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा इसमें सीड की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो जिस प्लांट में सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता है उनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जा सकती है। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होता है तो सुपीरियर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है ना। फिर अगर आप देखोगे तो हम लार्ज क्वांटिटी में कम टाइम में बेटा फ्रूट या फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। प्लस ऐसे प्लांट्स जिसके सीड्स बेटा बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बनते हैं उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जा सकता है। तो हमें क्या चाहिए, कम टाइम में ज्यादा पैसे चाहिए,
हर इंसान को चाहिए होता है। तो इसीलिए कुछ कुछ मामलों में अब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही प्लांट को ग्रो किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन प्लासेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द फीटल डेवलपमेंट। ये तुम बताओगे, मैं ना बता रही, चलो बताओ फटाफट से आंसर दो। प्लासेंटा बेटा एक्सट्रीमली एसेंशियल क्यों है फिटस डेवलपमेंट के लिए? फटाफट से बताओ बेटा, प्लासेंटा क्यों इंपॉर्टेंट है फिटस के डेवलपमेंट के लिए? व्हाई? यस, वेरी गुड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सिर्फ न्यूट्रिशन और कुछ नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन और कुछ नहीं। गैसेस एक्सचेंज, वेरी गुड, न्यूट्रिशन ही फूड हो गया। फिर गैसेस एक्सचेंज मैंने ही बताया। दूसरा बताओ, ऑक्सीजन ही गैसेस हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ द वेस्ट, वेरी गुड बेटा। प्लासेंटा एक्सट्रीमली एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्लासेंटा से मिलता है। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ ग्लूकोज है। एम्ब्रायो को बेटा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है उसकी रिमूवल भी प्लासेंटा के थ्रू होता है। उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज भी प्लासेंटा के थ्रू ही होता है। यूटरन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या फर्टिलाइजेशन के बाद यूटरस की जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां अब फिटस की डेवलपमेंट होती है ना। स्पॉन्जी एंड थिक क्यों हो जाती है? ताकि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, एम्ब्रायो प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए यूटरस की लाइनिंग थिक और स्पंजी हो जाती है। नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या था बेटा? ब्रेड मोल्ड का रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, दोबारा से हमें वही फंगल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखोगे ये जो बेटा हाइफी है, हाइफी क्या है? हाइफी इज दी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम क्या है बेटा? स्पोरेंजियम इज दी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। हाइफी क्या है? हाइफी इज दी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्पोरेंजियम इज दी रिप्रोडक्टिव पार्ट। लीस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो चलो फटाफट से दिखाई देती हूँ। स्पोरेंजियम एंड स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और हाइफी क्या हो जाएगा? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने में इंपॉर्टेंट है बेटा। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनाने के लिए ये काम आते हैं। कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स बनाने के लिए काम आते हैं। या जिस भी प्लांट में अच्छे सीड नहीं बनते, अच्छे बीज नहीं बनते, वहां हम क्या कर सकते हैं बेटा? वहां हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू अच्छे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वेयर आर दिस पार्ट्स लोकेटेड? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस हो गया, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद ब्रेक ही मिलने वाला है, मस्त अपना खाना वाना खा के आना, फिर पढ़ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन, जिसमें एंथर और क्या था? फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पल, जिसमें क्या था बेटा? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ लोकेटेड है? फ्लावर्स में, है ना, फ्लावर में लोकेटेड है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये पॉलन ग्रेन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है? एंथर और हमारे फिलामेंट होते हैं। स्ट्रक्चर याद होगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर, जिसमें बेटा पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था, व्हाट इज प्यूबर्टी? मेंशन एनी टू चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल। प्यूबर्टी क्या है? सो बेटा प्यूबर्टी इज अ एज ग्रुप जहां सेक्सुअल मैच्योरिटी प्लस इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोडक्शन शुरू होती है। एज ग्रुप की बात करें तो 10 to 12 years in girls and 13 to 15 years in boys। कॉमन चेंजेस की बात करें तो यस डेफिनेटली प्यूबिक हेयर्स, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ओवर आर्मपिट्स, ओवर फेस। उसके बाद बेटा थिन हेयर्स, फिर आप देखोगे ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द हाइट, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन वॉइस, ऑल्दो मेल्स में ज्यादा आते हैं, फीमेल में कम आते हैं। ये सारे चेंजेस कॉमन होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। What does HIV stands for? Is AIDS an infectious disease? List any 4 modes of spreading AIDS. फटाफट से आप आंसर दो बेटा। HIV का मतलब क्या है?
HIV का मतलब क्या होता है? क्या होता है HIV? HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो बेटा, एड्स का जो वायरस है ना, वो ह्यूमन को मारता नहीं है, वो ह्यूमन के टांगों को तोड़ देता है। मतलब ये हमारे इम्यूनिटी को वीक कर देता है ताकि हर कोई बीमारी हमें इजीली हो जाए और हमारा कहानी खत्म हो जाए, है ना। तो ह्यूमन का मतलब इंसान, इम्यूनो का मतलब बेटा इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी का मतलब कम कर देना। तो ये क्या करेगा? ये हमको मारेगा नहीं, ये हमारे टांगों को काट देगा, हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगेंगे और शायद नॉर्मल बीमारी से भी किसी की डेथ हो जाए। HIV, यस डेफिनेटली इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, फैलता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, तभी STD है। प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो बेटा देखो, प्रिवेंशन बात की बात है, स्प्रेड पूछा गया, तो स्प्रेड सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। प्रेग्नेंट वोमन में बेटा ये मदर टू फिटस, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग द सेम निडल या सेम सिरिंज, इसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। Explain the meaning of sexually transmitted disease. Give two example of STDs, each caused due to bacterial and viral infection. इसी का सेकंड पार्ट भी है, state in brief how the spread of such disease are prevented. STDs क्या है बेटा? ये वो बीमारियां है जो सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है, ठीक है, जो सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है, these are known as STDs। अब बात करें तो इसमें बहुत सारे बेटा हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस इन्वॉल्व है। बैक्टीरिया का गोनोरिया एंड सिफिलिस इज एन एग्जाम्पल। वायरसेस की बात करें तो एड्स एंड हार्पीस, वॉर्ड्स, ये सारे बेटा वायरल डिजीजेस है। एसटीडीज कैसे बेटा, एक तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाँ कैसे हम इसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले डायग्नोसिस है ना, पता लगाना, प्रॉपर ट्रीटमेंट, सेक्सुअल पार्टनर मल्टीपल ना होना, इन कुछ तरीकों से क्या हो सकता है बेटा, इन कुछ तरीकों से एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि अवॉइडिंग सेक्स विद द इन्फेक्टेड और एनी अननोन पर्सन, शेयरिंग ऑफ द नीडल, सिरिंजेस, सब कुछ प्रोहिबिट करना। इसके थ्रू एसटीडीज के बेटा स्प्रेड को रोका जा सकता है। एंड अगेन वेरिएंट मेथड इज अगेन वन एग्जांपल्स। ओके, फिर देखिए ऑप्शन सी क्या है, सर्जिकल डेंटल इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेरिलाइज्ड। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमको ये पता रहे कि जो डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड हो। अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंक में बेटा ब्लड देने जा रहे हैं या ब्लड किसी से ले रहे हैं तो हमें इस चीज की ज्ञान होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिससे हम ब्लड ले रहे हैं उनको कोई एसटीडीज ना हो। एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। अगर कोई प्रेग्नेंट है और उन्हें एसटीडी है तो इसके स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं, मेडिकेशंस आते हैं, उसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लिस्ट 2 रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजेनी फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी 2 रीजंस बताने हैं कि वेरिएशन क्यों आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बाकी डायग्राम ये दिया गया है, ABCD हमको आइडेंटिफाई करना है। चलो फटाफट से देख लेते हैं 2 रीजन वेरिएशन क्यों आता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अब मम्मी और पापा के डीएनए अलग होते हैं, मम्मी पापा अलग अलग फैमिली से होता है, तो जब उनके डीएनए कंबाइंड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तो हमेशा क्या होगा, एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें वेरिएशन क्यों आते हैं, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर जीन कॉम्बिनेशन बेटा अलग अलग गैमेट्स के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करें इस पार्ट की तो ये क्या है, ए इज पॉलन, मैं यहीं पे लिख देती हूं। बी की बात करें तो बी इज स्टिग्मा। सी क्या है बेटा, पॉलन ट्यूब। और डी है ओवाम या एक्सेल, ठीक है। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। फर्टिलाइजेशन के पॉइंट पे था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, सो ब्रेक चाहिए, सारे बच्चे कहते हैं ब्रेक 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 ब्रेक। सो फाइनली इट्स ओवर। कैसा लग रहा है, सारे चैप्टर खत्म हो गया है, बस एक फाइनल चैप्टर रह गया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चे पूछ रहे ट्विंस कैसे होता है। बेटा ट्विंस के 2 तरीके होते हैं, देखो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं।
अगर एक ही जाइगोट के सिग्रीगेशन से कोई दो ट्विन्स बनेंगे तो इट्स आइडेंटिकल ट्विन्स। ऐसे हमेशा देखने में बिल्कुल सेम सेम होते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ एब्नॉर्मलिटीज की वजह से दो बेटा एग रिलीज होते हैं, दो एग अलग अलग स्पर्म सेल से फ्यूज होते हैं जिससे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। ऐसे ट्विन्स देखने में भी अलग होते हैं थोड़ी बहुत, और कभी कभार मेल और फीमेल भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशंस है, बट हाँ इन्हीं दो टाइप के कंडीशन से ट्विन्स होते हैं। बट ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर था, लेकिन पता नहीं क्यों स्पैमिंग कर रहे थे सारे ट्विन्स कैसे होते हैं, ट्विन्स कैसे होते हैं। चलो कितने मिनट का ब्रेक चाहिए? सबको खाना खाना है, 2 घंटे का ब्रेक। और हम क्या करेंगे फिर यहाँ? क्या चाहते हो, हम ऐसे बैठे रहे? 15 मिनट का मैम कह रही है, 15 मिनट्स का ब्रेक दे देते हैं। वैसे तो मैम 10 ही बहुत है। हाँ मेरे को भी लगता है 10 ही बहुत है, फटाफट खाओ और क्या। खा लेंगे, 15 मिनट दे देते हैं। चलो 15 मिनट्स का देते हैं, है ना? 20 मिनट्स नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। देखो मैम को भी तो देखो, बेचारी तब से रुकी हुई है। बेटा आप थक गए होगे, सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आपको भी कल थोड़ा फ्रेश होके उठना है, कल केमिस्ट्री की मैराथन करनी है, फिर रिवाइज करना है ना? तो डजंट मेक सेंस कि हम बहुत देर तक आपको यहाँ बिठा के रखें। तो आप जल्दी से अच्छे से फटाफट खाना खा के आओ, फ्रेश होकर आओ, फिर स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक हेरिडिटी, राइट? तो फटाफट से बेटा 15 मिनट का हम आपको यहाँ ब्रेक दे रहे हैं, फटाफट से फ्रेशन अप होके आओ, ठीक है? 15 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है? टीवी मत देखने लग जाना। चलो जल्दी से आओ, मैम स्टार्ट कर दो इसको। बाय बाय तब तक के लिए।